हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके हार्दिक इंग्लिश हब में हार्टली वेलकम। आज मैं आपके सामने एक अनसीन पैसेज जो हम कैसे उसको सोल्व करें, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने एक प्रॉब्लम रही है। तो उसका आज समाधान मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, मैंने आपके सामने लिखा है अनसीन पैसेज, मतलब बिना देखा हुआ, मतलब बिना देखा हुआ गद्यांश, बिना देखा हुआ गद्यांश अपने सामने। ये लगभग एग्जाम्स में, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल हो, लगभग एग्जाम्स में अपने पास में अनसीन पैसेज देखने को मिलता है। और हम उसमें कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि एक तो हमें WH जो है उनका पूर्ण ज्ञान होता नहीं, नंबर 2 उसमें मीनिंग्स जो आती है वो अपने से बिल्कुल स्ट्रेंज आती है, पेक्यूलियर आती है, अननोन आती है। तो हमें मालूम नहीं होता है कि आखिर हम कहां से क्या इसको सॉल्व या इसको किस रूट से जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर सटीक लिख सके। और इसके साथ हमें अपने वर्ब्स का नॉलेज होना आवश्यक है। वर्ब्स का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, जो मतलब अगर क्वेश्चन जिस टेंस में लिखा हुआ है, आंसर भी उसी टेंस में ही हमें देना होता है। लेकिन बहुत सारे मेरे साथियों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मालूम ही नहीं है कि आखिर आंसर कैसे दिया जाए। क्वेश्चंस होता है लेकिन लाइन को सर्च करने में लग जाते हैं कि शायद हो सकता है यहां से हो सकता है ये होगा। ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपका जो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है, मैं आपके सामने लिख दूं, जो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है वो होती है WH1 प्लस HV अगर हो तो, HV अगर हो तो प्लस सब्जेक्ट प्लस MV। MV तो होगा ही, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब भी है तो मेन वर्ब तो ऑलरेडी होती है। मेन वर्ब केवल वर्ब अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो वो इंग्लिश का सेंटेंस अपना पूर्ण नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो लिखनी होगी। और इसके आगे आपका ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस एंटेरोसाइन प्लस आपका इंटेरोगेशन साइन दिया हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपके सामने अनसीन लेकर, लेकिन कोई सा भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें ये स्ट्रक्चर तो लिखा होता है, ये स्ट्रक्चर ही तो लिखा हुआ होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को अब ये आपके सामने इंटेरोगेटिव है। ये है क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम ही नहीं होता है, अभी बहुत सारे विद्यार्थियों को ये मालूम नहीं है कि आंसर लिखते समय ये हमेशा रिमूव होता है। आंसर लिखते समय हमेशा
ये रिमूव बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कि इसको बस सेम स्थिति में आंसर में चिपका लेते हैं, उतार देते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें ये अपना ओनली इंट्रोगेटिव है, हमें कई स्थितियों में एंटेरोनेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हमें मिलता है। तो उसमें यहां नोट हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के ठीक बीच में होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के ठीक बीच में नोट होता है, और ये होगा तो हेल्पिंग वर्ब श्योर। नोट अगर क्वेश्चन में है तो एच वी श्योर में श्योरिटी में लेगा, बिल्कुल लेगा ही लेगा, अदरवाइज हो तो इन स्थितियों में होता क्या है, अब आंसर लिखते समय अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर आपका नेगेटिव में आने वाला है, और अगर नोट नहीं है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, तो क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव में लिखा जाता है। अगर नोट नहीं है, नोट नहीं तो क्वेश्चंस का आंसर्स जो होते हैं वो आपके अफर्मेटिव में दिए जाते हैं। तो अब आंसर का स्ट्रक्चर दोनों रूप में मैं लिख देता हूं, इसको हमेशा रिमूव होना ही होगा, इसको हम आंसर लिखते समय रिमूव करते ही हैं और करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर अगर नोट है, अगर नोट है तो हम HV प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप लगा देते हैं और फुल स्टॉप राइट डाउन कर देते हैं। अगर अपने पास में नोट नहीं है तो जहां तक मेरा मानना है हेल्पिंग वर्ब हमेशा नोट हो तो ही लिखी जाती है। देखिएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, अब आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब आता है, ये हेल्पिंग वर्ब किस काल का है, किस काल का है, उसके अकॉर्डिंग हम इस मेन वर्ब का रूप हो जाता है। अगर यहां हेल्पिंग वर्ब क्या हो, डिड हो, तो यहां मेन वर्ब सेकंड हो जाएगी। अगर यहां डू हो तो यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर यहां क्या हो, डज हो, अगर यहां क्या हो, डज, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा देंगे। अब एस और एस का रूल तो आपने काल सीखने की स्थितियों में सीखा ही होगा। अब इसके आगे हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इसके आगे हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, और अंत में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। और अब क्वेश्चन लिखना है आगे आंसर इसका, ये मैंने क्वेश्चन से आंसर लिखा है जो आपने सीख रखा है, जो आपने बिल्कुल सीख रखा है। जब आपके वर्तमान काल भूतकाल में सीखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वही रूप है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का ही हम अफर्मेटिव रूप लिखते हैं या नेगेटिव रूप लिखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी अगर नोट वाला है, अगर आपका क्वेश्चंस नोट वाला है तो आंसर लिखते समय नोट लेंगे, और नोट लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी आने वाली है जो क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन में है
और जब आपकी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में लेक्सिकल रूप में आती है, लेक्सिकल रूप में आती है, मेन वर्ब के रूप में आती है, तो जैसे वो होती है वैसे ही उसको लिखते हैं। वो ऐसी होती है इज एम आर और हैज हैव इत्यादि। इज एम आर वॉज वर, ये अगर मेन वर्ब के रूप में, लेक्सिकल वर्ब के रूप में क्वेश्चन में हो तो आंसर में ऐसे ही लिखी जाए, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी यहां मौजूद होगी। अब आते हैं किस आधार पर लिखें। इसमें देखिएगा, अगर आपका इसमें नेवर आ जाता है, क्वेश्चन में अगर नेवर आ जाता है, क्वेश्चन में अगर नेवर आ जाता है तो ये ऑलरेडी किसमें है, नेगेटिव में है। किसमें है, नेगेटिव में होता है। तो इसमें नोट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। क्वेश्चन में अगर डू आ जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन में अगर डज आता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लिखते हैं। क्वेश्चन में अगर डिड आ जाता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और इनके अतिरिक्त अगर जो भी आपकी एच भी आती है, अब जो मेरी बात है वो पहले, ये स्थिति होती है कब, जब आपका क्वेश्चन, उसका आंसर अगर हम किस में लिखें, अफर्मेटिव में लिखें, तब आपकी वर्ब यही लिखी जाएगी। अगर इनके साथ नोट हो तो ये सेम इसी स्थिति में होगी और ये हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंस। अब रही बात, आगे देखते हैं हम। अगर आपका क्वेश्चन में कहीं क्या हो देर हो तो उसको आंसर लिखते समय वाक्य के शुरू में लिख देते। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, हाउ मैनी सिस्टर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपके फैमिली में कितने सिस्टर्स हैं, मतलब कितने आपके बहन हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में आ रहा है, तो उठाएंगे कहां से, यहां से उठाएंगे, इसको यहां लिखेंगे आंसर में। आर कितनी है, जितनी भी है, 2 सिस्टर्स in my family। आंसर हो गया। तो यहां हुआ नहीं हुआ, आया नहीं यहां पर, बिल्कुल ऐसी स्थिति में आपको ये लिखना है। अब ये यहां इज भी आ सकता है। अगर यहां इज का यूज है तो यहां आपका सिंगुलर हो जाएगा, और यहां आर है तो ये प्लूरल हो जाएगा। जो स्थिति है वैसे अगर यहां ये है तो हम आपको इज कर देना है। बात समझ, चलो जी आगे देखते हैं। ये तो हुई क्वेश्चन से आंसर लिखने की स्थिति, कि क्वेश्चन अगर क्या हो तब हम आंसर कैसे लिखें। अब आगे देखते हैं कि कोई भी आपका
कोई भी क्या हो पैसेज, उसमें आंसर ढूंढने के लिए नंबर एक है बात, एक बार उसको रीड करो, एक बार उसको रीड करो। नंबर दो, फिर उसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस को रीड करो। फिर नंबर तीन पर फिर से आओ, आप किस पर आओ, किस पर आना है, पैसेज, उसको रीड करना है। और उसको रीड करने के साथ साथ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करते रहना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मतलब आप जब रीड करोगे तब मुझे विश्वास है कि इनमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो उनका आपको मीनिंग्स नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग्स ना भी आता है, एक दो का नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो शब्द है, इसमें जो शब्द है वो शब्द इसमें चार पांच जो शब्द इसमें है, वो जिस लाइन में आपको दिख रहे हैं, अब उनमें से सभी का मीनिंग आना अनिवार्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाम ही क्या है, अनसीन है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी आपके सामने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रही बात WH वर्ड, जो मैं आपको अभी समझा दूंगा कि ये होते हैं और ये आता है, उससे लाइन के जो शब्द है, देखो एक तो ये, इनका यूज कहां होता है अभी समझाऊंगा आपके उस, और एक तो ये एक क्वेश्चन में जो शब्द है 3 या 4, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो लाइन है, जो क्यों आपको दिख रही है, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा और आंसर फिर इस WH वर्ड से सटीक मिल जाए। डोंट वरी रहना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया। अब इसमें याद ही रखना है कि जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वर्ब आपको सटीक रूप से अगर इसकी लाइन में नहीं है, इसकी लाइन में अगर नहीं है, तो आपको उस लाइन के अकॉर्डिंग इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब है वो लिखना है, वो आपको मैच करना है, उसमें से उठा अगर इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब है उनको अफर्मेटिव में इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। कुछ आंसर्स सेम जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख रहे हो अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, वो इसमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन हर स्थिति में नहीं होता है। तो उस स्थिति में वहां से पिकअप करो और फिर राइट डाउन कीजिएगा आपके आंसर में। अब मैं ये जो WH वर्ड है इनको 1 by 1 समझा। हाँ, अब सबसे पहले मैं हु लेता हूं, सबसे पहले मैं हु लेता हूं, जो क्या है इसका अर्थ होता है कौन, किन्होंने, किसने, और ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए काम आता है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट की जानकारी के लिए हु का प्रयोग होता है, मतलब उस किसमें जो आपका क्या है पैसेज है, उसमें हु के आगे जो लाइन है, हु के आगे जो शब्द है, वो उसके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है ना, व्यक्ति, उस व्यक्ति को आंसर में लिख रहा है। और आंसर में लिख रहा मतलब क्या है, इस हु को हटाना है, आंसर में इस हु को हटाना है और उसकी जगह उससे
व्यक्ति का नाम राइट डाउन कर देना है और आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसकी जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका आंसर कंप्लीट। अगर हु के साथ कोई क्वेश्चन आए तो हु को रिमूव कर देना है और उस लाइन में किसकी में, इसकी लाइन में जो हु के साथ है जो शब्द है वो इसमें आपको दिखेंगे और वहां व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का नाम उस हु की जगह लिख देना है, हु को हटा देना है, आगे फुल स्टॉप लगा देना है, काम पूरा। आगे देखते हैं हूं। आगे हम हूं को देखते हैं। हूं जो है ये भी आपका किसके लिए आता है, हूं भी व्यक्ति के लिए आता है। ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए आता है। मतलब सब्जेक्ट का संबंध कोई ऑब्जेक्ट से, मतलब सब्जेक्ट का संबंध कोई ऑब्जेक्ट से। तो किसमें, इसमें क्वेश्चन में आपका कोई सब्जेक्ट मौजूद होगा लेकिन ऑब्जेक्ट की जानकारी, इंफॉर्मेशन की उसको नीड है, उसको आवश्यकता है। तो आप उस लाइन में जहां आपको कोई और व्यक्ति दिखे, मतलब होम भी व्यक्ति के लिए आता है, होम भी व्यक्ति के लिए आता है, अगर वहां पर भी कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वही आपका क्या है, होम के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। आगे आते हैं, आगे चलते हैं। आगे विच, आगे मैं लिखता हूं विच। विच क्या है, कौन सा, कौन सी, व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति वस्तु और कोई भी जानवर का से उसका संबंध, कौन सा कौन सी, मतलब उस व्यक्ति वस्तु और जानवर जो है उसके साथ उसके संबंध को विच प्रकट करता है। अधिकतर ये वस्तु और जानवर के लिए आता है, अधिकतर ये वस्तु और जानवर की जानकारी के लिए ही आता है। तो विच को उठाना है और उस लाइन में जो शब्द जहां है वहां अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम लिखना है, वहां अगर कोई वस्तु है उसका नाम लिखना है, वहां कोई जानवर है तो उसका नाम आंसर में पुट करना है। नेक्स्ट में देखो हुज। हुज जो है आपका, हुज उस जो आपका क्वेश्चन है उसमें कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, कोई स्थान होगा, कोई जानवर होगा और ये हमेशा एडजेक्टिव के रूप में ना स्वामित्व के रूप में आता है कि ये किसका है, किसका है, किसकी है। तो इस स्थिति में जो उससे क्वेश्चन में कोई भी अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, स्थान है, उसका संबंध मतलब हुज के साथ भी आता है और विच के साथ भी। हुज के साथ, विच के साथ कुछ भी व्यक्ति वस्तु स्थान हो उसका संबंध ही होगा। तो उस किसमें जो आप रीड कर रहे हो ना, क्या रीड कर रहे हो, पैसेज, उसमें इस विच के साथ और हुज के साथ जो यहां किसमें क्वेश्चन में जो कोई भी हो वो यहां ढूंढो। यहां जो इसके साथ में चिपका हुआ है ना वो इसमें भी आ रहा है ना, वही उसके साथ जो एक और नाम है, एक और जो नाम है वही इनका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका संबंध है, इनका जो संबंध है जो एक और वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर हो उसका संबंध के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको शानदार रूप से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट होता है अपना वोट। वोट हमेशा कोई वस्तु या अधिकतर विचार की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी विचार, मतलब वोट के आगे जो भी वर्ड्स है उनके साथ कोई या तो कोई वस्तु या फिर कोई विचार, और अधिकतर ये विचारों के लिए ही प्रयोग होता है। इसका अर्थ एक तो नॉर्मली क्या और एक होता है कौन सा और कौन सी। अधिकतर होता है क्या, लेकिन आपका अधिकतर यही अर्थ क्वेश्चंस में मिलता है, कौन सा और कौन सी, मतलब या तो कोई वस्तु या फिर विचार। तो इसके आगे जो भी शब्द हैं उनसे संबंध प्रकट होगा, मतलब उनके साथ कोई या तो वस्तु होगी या कोई विचार होगा जो इसके स्थान पर राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट आते हैं हाउ होता है किस प्रकार, हालात या ढंग या कोई भी साधन कैसे, किस हालात ढंग और साधन, मतलब कोई भी वर्क है, किसी की हालत है, कोई साधन है और उम्र इत्यादि स्थितियां इनमें होती हैं। ये तो हो गया इसका अर्थ। और हालात के लिए, उम्र के लिए, ढंग मैनर और साधन के लिए कि ये काम कैसे हुआ, मतलब उसको वो काम होने का मैनर, स्थितियां वो दी हुई होगी। तो हाउ के आगे जो भी आपके शब्द हैं वहां से आप जानने की कोशिश करें कि इसके साथ ये, तो इसका मतलब ये काम कैसे हुआ है, वही आपका आंसर। कोई भी काम कैसे हुआ है तो उन शब्दों के इर्द गिर्द घूमिए, जानिए और समझिए। कुछ आपको जो शब्द है, मतलब मैंने पहले ही बताया कि जैसे एक क्वेश्चन में 5-4 शब्द, मतलब आपको मीनिंग मिलने वाला है और उनमें से मुझे उम्मीद है 2-3 का मीनिंग आपको आएगा। 1-2 रहती है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग आप लगा सकते हो। जब आपका प्रैक्टिस डे बाय डे अच्छा होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं वह और वह अगर आ जाता है तो वह के आगे जो भी शब्द है उनके इर्द गिर्द आपको या तो शब्दों में या फिर अंकों में क्या दिया हुआ होगा, समय। क्या दिया हुआ होगा, समय दिया हुआ होगा। इसके साथ में यहां जो आपके पास में क्वेश्चन है, जो वह बिल्कुल है, और उसके साथ में जो शब्द है वो शब्द आप किसमें ढूंढो, पैसेज में ढूंढो, और उन शब्दों के पास में ही समय दिया हुआ होगा, चाहे वो अंकों में हो चाहे वो शब्दों में हो, बिल्कुल उठाकर लिख देना। लेकिन लिखना कैसे है, जो मैंने शुरुआत में समझा दिया वैसे ही। वह होता है, वह के आगे जो क्वेश्चन में शब्द होते हैं वो आपको इसमें ले आना है, और इसमें जो उन शब्दों के इर्द गिर्द कोई प्लेस हो, कोई स्थान है, वो स्थान का नाम आपको वह के स्थान पर आंसर में
लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं वाई। अब आते हैं वाई। वाई किसके लिए होता है? वाई किसके लिए होता है? वाई होता है कोई भी काम का रीजन किस लिए, किस लिए, क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए, क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो, कैसे, कारण जानने की, किस लिए, वाई, वाई, वाई। और वाई हमेशा कारण पूछता है। अब इसका आंसर लिखते समय हमेशा या तो टू या बिकॉज या तो टू इनफाइनाइटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या ये ना लिखो आंसर जो क्वेश्चन है उसमें से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो आगे आंसर आपको लिखना है उस आंसर से पूर्व या तो लिखना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बिकॉज से लिखकर आगे आपको उसका आंसर जो किसमें होगा, पैसेज में, वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर सेम है तो टू प्लस के साथ में होगा, वहां लिखा मिलता है, लगभग मिलता है, अन्यथा आपको बनाना पड़ता है, उठाना है उस लाइन के इर्द गिर्द उठाना। मतलब आपको जो शब्द क्वेश्चन में है उनमें से दो तीन स्थिति में वहां के जो शब्द है उनका अर्थ कुछ निकालना है और कुछ वहां से लिखना है। और या फिर बिकॉज से या तो ऑलरेडी जोड़ा हुआ रहेगा या फिर आपको जोड़कर लिखना होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी आपका कोई भी मात्रा जो होती है या कोई भी संख्या, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए इसका यूज होता है। आपके हाउ मेनी से आगे जो शब्द है उन शब्दों को आप पैसेज में ढूंढिए और उनके इर्द गिर्द या तो कोई मात्रा दी हुई होगी या कोई संख्या दी हुई होगी, वही आपका हाउ मेनी का आंसर। इसके स्थान पर हाउ मच भी मतलब मीनिंग जो होता है कितना, कितने, कितने, इसका भी कितना, कितने, कितने, लेकिन ये किसके लिए होता है? मतलब ये होता है आपका, ये गणनीय की स्थिति में होता है, मतलब कोई भी संख्या। और ये जो होता है वो किसके लिए होता है? ये संख्या के लिए होता है। ये कोई भी द्रव्य होता है, कोई भी द्रव्य होता है ना, लिक्विड, जिसको हम गिन नहीं सकते, अगणनीय जो स्थिति होती है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए होता है। उस स्थिति में हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच मस्टर्ड ऑयल, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, उसके लिए हाउ मच। मतलब हाउ मच के आगे जो शब्द हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके इर्द गिर्द जो भी आपका क्या हो, लिक्विड हो, लिक्विड हो जिसे हम गिन नहीं सकते, वही आपका आंसर होगा। अब आगे अगर आपके पास आ जाए हाउ ऑफन, अगर आ जाए हाउ ऑफन, अगर आ जाए हाउ ऑफन, अगर आ जाए हाउ फार, अगर आ जाए हाउ लॉन्ग, तो क्या करेंगे? हाउ ऑफन आता है कोई भी काम कितनी बार हुआ है, कोई भी काम कितनी बार हुआ है, बार बार होने वाले काम के लिए तो हाउ ऑफन मतलब वहां इतनी बार हुआ है, इतनी बार मतलब जब जितनी बार काम हुआ है उसके इसके आगे जो भी वर्ड्स है उसके इर्द गिर्द आपको कोई भी काम होने का, कोई भी काम होने का समय मतलब कितनी बार हुआ है, कितनी, हाउ ऑफन। और हाउ फार मतलब हाउ फार आपका किसके लिए आता है? डिस्टेंस के लिए, दूरी मापन के लिए। हाउ फार के आगे जो शब्द है
वो शब्द उसमें जाकर आप देखें और मालूम करें कि इसमें इसके इर्द गिर्द दूरी कहाँ है, दूरी कहाँ है। बिल्कुल मिलेगी, आंसर मिलेगा। आंसर का ये तो पता है। हाउ लॉन्ग होता है अवधि, हाउ लॉन्ग होता है समय की अवधि के लिए। कोई भी काम कितने अवधि से हो रहा है, हो गया है, हो चुका है या होने वाला है, तो उसके लिए जो भी इसके आगे जो शब्द हैं उनके इर्द गिर्द अगर कोई समय की अवधि होती है तो वहां हाउ लॉन्ग के स्थान पर वो समय की अवधि को हम लिखते हैं। और हाउ फ्रिक्वेंटली मतलब वही होता है कोई भी काम फ्रिक्वेंट रूप से स्पीडली कितनी बार हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अनसीन पैसेज हो या फिर कोई भी अपना क्वेश्चंस का आंसर चाहे वो सीन भी क्यों ना हो उसको लिखने के लिए ये जो मेरी मेथड्स आपको आपके सामने जो ट्रिक्स रखे हैं मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार समझ में लिए प्लीज इसको बार देखें जिससे आपकी मेरी यही आशा है, मेरी यही होप है कि आपकी लाइफ में यूजफुल हो। और स्पेशली स्टूडेंट्स तो जरूर इसको बार देखें जिससे उनकी लाइफ में कभी चाहे स्कूल लाइफ हो चाहे उसकी कंपटीशन लाइफ हो कभी प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ धन्यवाद।